साथियों, सीएन रेशियो का मतलब है कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ में, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। जैसे कि ह्यूमस का जो सीएन रेशियो होता है वो 10:1 होता है, यानी कि 10 भाग कार्बन के और 1 भाग नाइट्रोजन का। सीएन रेशियो का सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे फसल अवशेषों के विघटन यानी डीकम्पोजिशन पर। तो हम किसान साथियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस जो हम फसल लगा रहे हैं उसका सीएन रेशियो क्या है। यानी कि अगर आप कोई भी फसल चक्र अपनाते हैं, क्रॉप साइकिल पैटर्न अपनाते हैं या कोई भी क्रॉप की प्लानिंग करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फसल आप लगा रहे हैं उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है। साथियों, ये विघटन का जो प्रोसेस है, डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, ये कार्य करते हैं हमारे सूक्ष्म जीवाणु, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, इनका जो सीएन रेशियो होता है वो 8:1 होता है, यानी कि 8 भाग कार्बन के और 1 भाग नाइट्रोजन का। और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान, यानी कि हम जब जड़ों के पास कोई भी कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, जैसे कि गोबर की खाद है, हमारे फसल के अवशेष है, तो इससे हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और हमारे सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को गति प्रदान होती है। जब ये विघटन यानी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, उस समय ये सारी मात्रा जो कार्बन की इनके शरीर में नहीं रहती है और जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कुछ कार्बन का हिस्सा जल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हवा में चला जाता है। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनको जीवित रहने के लिए एक पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है, यानी एक प्रॉपर डाइट की जरूरत है। और वो डाइट मिलती है जब उस फसल अवशेष का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो 24:1 यानी 24 के मुकाबले 1 होता है, यानी 24 मात्रा कार्बन की और 1 मात्रा नाइट्रोजन की। मैं आपको इसको और थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए, जब भी हम कोई भी घास वर्गीय फसल, जैसे कि गेहूं का अगर हम एग्जाम्पल लें, धान की पराली है, मक्का का अगर हम भूसे की बात करें, तो जितनी भी ये घास वर्गीय फसल होती है, इसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो 80:1 होता है, यानी कि 80 भाग कार्बन और 1 भाग नाइट्रोजन। और ये फसल को डिकम्पोज करने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। जब गेहूं की भूसे की हम मल्चिंग करते हैं या अपने खेत में रस को हम डालते हैं, तो इसका डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण सूक्ष्म जीवाणु हमारी खेत की मिट्टी से ही नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, तब जाके इसका डीकम्पोजिशन होता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? आने वाली फसल के लिए हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उसी तरीके से जब आप कोई भी दलहनी फसल लगाते हैं जिसका सीएन नाइट्रोजन रेशियो होता है करीब 17 से लेके 20 यानी कि 20:1 के आसपास, जैसे कि ये सोयाबीन का भुस्सा आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, इसका जो सीएन रेशियो है लगभग 18:1 से लेके 20:1 के आसपास है, यानी कि कार्बन की मात्रा इसमें कम है। तो इसका जो डीकम्पोजिशन है, इसका जो विघटन है वो जल्दी होगा और एक्सेस जो नाइट्रोजन है हमारे सूक्ष्म जीवाणु वो मिट्टी में छोड़ देंगे और आने वाली फसल के लिए नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन जब आप लगातार इस तरह की कोई फसल लगाएंगे, दलहनी फसल, तो क्या होगा? लीचिंग होगी नाइट्रोजन की, वोलेटाइजेशन होगा नाइट्रोजन का, यानी कि सरल भाषा में आपको समझाऊं तो सॉइल कवर पर डिकम्पोजिशन जल्दी होने के कारण इस मिट्टी पे मल्चिंग नहीं रहेगी, मिट्टी आपकी खाली हो जाएगी और बारिश के समय में बहता हुआ पानी वो नाइट्रोजन को लेके चला जाएगा। देखिए, जब हम गेहूं की किसी भी या धान की पराली की मल्चिंग करते हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि डीकम्पोजिशन स्लो होने के कारण सॉइल पे कवर चढ़ा रहता है। उससे ये फायदा होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता है, राइट। लेकिन हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लगती है। तो जो किसान साथी धान की फसल लेते हैं और उसके बाद वो सीधा गेहूं की फसल लेते हैं और इस तरह का क्रॉप पैटर्न बनाते हैं कि धान के बाद गेहूं और गेहूं के बाद धान, तो किसान साथियों, ये आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि इस तरह की आप क्रॉप पैटर्न बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि आप एक ही एक फैमिली की क्रॉप लगाए जा रहे हैं अपने खेत पर और इससे क्या होगा? आपकी फसलों में न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस होगी। तो जो कम रकबे के किसान हैं उनके लिए मैं समझा एक एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह का इंटरक्रॉपिंग चूज कर सकते हैं कि गेहूं के साथ आप कोई दलहनी फसल लगाएं, या अगर आप कोई दलहनी फसल लगा रहे हैं तो साथ में आप कोई भी घास वर्गीय फसल लगाएं, जैसे कि सोयाबीन का अभी सीजन आने वाला है, उड़द का सीजन आने वाला है, तो साथ में मक्का या ज्वार लगाएं। इससे यह होगा कि आपका कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होगा। लेकिन जो बड़े रकबे के किसान हैं जिनके लिए इंटरक्रॉपिंग करना संभव नहीं है, उनके लिए ये एडवाइस मैं करूंगा कि आप जब भी इस तरह की क्रॉप पैटर्न चूज करें, जिस खेत में भी आप गेहूं लगाते हैं
उस खेत में आप गेहूं ना लगाएं अगले साल, और उसमें आप कोई भी दलहनी फसल लगाएं, या अगर आप दलहनी फसल लगाते आ रहे हैं तो उस खेत में आप दलहनी फसल ना लगाते हुए कोई भी घास वर्गीय फसल लगाएं। ये आप जिस तरह से अभी हमने देखी, इसमें अभी सोयाबीन का मल्चिंग इसमें हमने की हुई है, तो हमने बीच बीच में धान की पराली की भी हम इसमें मल्चिंग करते हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। ये जो सोयाबीन का भूसा है, डिकम्पोजिशन इसका तेज होता है अगर हम कंपेयर करें गेहूं के भूसे के मुकाबले। तो इस तरह का आपको एक पैटर्न अपने खेत में रखना है ताकि फसल चक्र भी आपका मेंटेन रहे, क्रॉप न्यूट्रिएंट साइकिल भी आपकी मेंटेन रहे, और आपके खेत में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो CN रेशियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, खासकर जब हम विघटन यानी डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। और एक और आप तरीका अपना सकते हैं, जब आपका खेत खाली हो आप उस समय आप इसमें हरी खाद भी लगा सकते हैं। हरी खाद यानी कि सनहैम्प या ढेंचा जैसा जो आपका फसल होती है उसका जो CN रेशियो होता है वो 15:1 से लेके 20:1 होता है, यानी कि लोअर साइड पे उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। तो इससे क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, आने वाली फसल की नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने फसल चक्र को चेंज करते रहें, दलहनी के साथ घास वर्गीय फसल लगाएं, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिवली आप उसको चेंज करते रहें ताकि आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से अपने ही खेत में न्यूट्रिएंट्स की कमी को महसूस ना होने दें। और इस तरीके से आप प्राकृतिक खेती जब आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको उसमें से लॉसेस नहीं होंगे, आपके फसलों में, आपके खेतों में, आपकी मिट्टी में कभी भी न्यूट्रिएंट की कमी महसूस नहीं होगी। CN रेशियो से संबंधित अगर आप कभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।